सचमुच एक बात बताइए, क्या किसी भी हिंदी के बड़े से बड़े सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आसान है क्या? तो मैं आपको बोलता हूं भाई, आप किसी भी हिंदी के बड़े से बड़े सेंटेंस को चुटकियों में ट्रांसलेट कर सकते हैं, अगर आपको भी पता है कि भाई कैसे किसी भी हिंदी के छोटे से लेके बड़े से बड़े सेंटेंसेस को आप आसानी से चुटकियों में क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसमें? इंग्लिश में। तो जी हाँ, आज की ये जो वीडियो होने वाली है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाई कैसे किसी भी हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो वीडियो को बहुत ही ज्यादा प्यार मिला है, बट आज की ये जो वीडियो होने वाली है थोड़ा सा और स्पेशल होने वाली है, जिसमें कुछ आपको हिडन जो सीक्रेट्स होते हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूं, जिससे क्या है कि वो जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा और डीप से समझेंगे, जिससे क्या है कि इसके बाद से आपके सामने अगर किसी न्यूज़पेपर को भी रख दिया जाए ना, तो वो न्यूज़पेपर भी आप आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। और इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो आएगी कि किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। और आज की ये जो वीडियो है इसमें हम लोग सीखेंगे कि भाई किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, भले वो सेंटेंस छोटा हो या सेंटेंस वो बड़ा हो, या आपके सामने कोई किताब हो या कोई आपके सामने अखबार हो, आप उसे चुटकियों में, आप उसे चुटकी बजा के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहां से हम लोग शुरू करते हैं कि भाई कैसे ये फॉर्मूला काम करता है। तो चलिए, हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने यहाँ पे लिखा, एक तरफ में लिख दिया हिंदी, ठीक है, और एक तरफ हमने लिखा यहाँ पे क्या चीज, इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पे हमने इंग्लिश लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हमने क्या किया, एक साइड में हिंदी लिखा और एक साइड में इंग्लिश लिखा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले को क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले कि भाई ये फॉर्मूला क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा, क्या लिखा, पहला, और फिर हमने यहाँ पे इंग्लिश में भी क्या लिखा, पहला, हमने यहाँ पे लिखा आखिरी, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, दूसरा, हमने यहाँ पे लिखा बाकी, और हमने यहाँ पे लिखा तीसरा, हमने यहाँ पे लिखा टाइम, और यहाँ पे लिखा हमने पिछड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं जिससे आपको और आसानी होगी, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई यहाँ पे जो हिंदी लिखी हुई है, अब इस हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसका ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया हुआ है, ठीक है। अब इसको समझने की जरूरत है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हमने बोला कि हिंदी का जो पहला वर्ड होता है वो अंग्रेजी का पहला वर्ड होता है। जस्ट लाइक मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे कोई एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा कि मैं पटना जा रहा हूं, ठीक है। चाहे इसको एक काम करते हैं, इसमें टाइम को भी मेंशन करते हैं। चलिए, मैं आज बस से पटना जा रहा हूं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं क्या ये सेंटेंस काम करेगा कि नहीं करेगा। इस वाले ट्रिक पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रिक है ये आपको 90% काम करेगा, और कोई भी अगर फॉर्मूला 90% काम करता है तो इसका मतलब वो कारगर फॉर्मूला है। 10% हमेशा एक्सेप्शन होता है, ठीक है, अपवाद होता है, तो उसको गिनती करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग जहां पर थे वहां पे फिर से एक बार चलते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस भी लिख दिया। हमने बोला कि जो हिंदी का पहला वर्ड होता है वो अंग्रेजी का भी पहला वर्ड होता है। जैसे ये देखिए, ये हिंदी का पहला वर्ड है तो ये अंग्रेजी में भी पहले ही लिखाएगा, यानी कि मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। अब हमने बोला कि हिंदी का जो आखिरी वर्ड होता है वो अंग्रेजी पे दूसरे नंबर में लिखाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी का यानी कि आखिरी वर्ड क्या है, यहाँ पे हिंदी का आखिरी वर्ड क्या है, हूं। तो अब यहाँ पे ये जो हिंदी का आखिरी वर्ड है, अब ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको अंग्रेजी जब आप इसको ट्रांसलेट करिएगा तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। तो हमने यहाँ पे हूं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, एम। अब हमेशा एक बात आपको राज की बात बताता हूं, अगर आज के बाद से आपसे कोई पूछता है कि हिंदी के सेंटेंस में वर्ब कहाँ पे मिलेगा, तो हिंदी के सेंटेंस में वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा। हिंदी के सेंटेंस में वर्ब कहाँ पे मिलेगा, तो हिंदी के सेंटेंस में वर्ब जो है हमेशा सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे बोला कि देखिए, हिंदी का पहला वर्ड, अंग्रेजी का पहला वर्ड, हिंदी का आखिरी वर्ड, अंग्रेजी का दूसरा वर्ड, तो हमने दूसरे वर्ड तक काम
कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि हिंदी का जो बाकी वर्ड होता है वो अंग्रेजी का तीसरा वर्ड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए कि अब हमको आगे क्या करना है। तो देखिए ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा कि जब हम हिंदी लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हिंदी, तो हमने यहाँ पे जब हिंदी लिखना शुरू किया तो हमने क्या किया, ये लेफ्ट से शुरू किया और राइट में आके क्या किया, इसको इंड कर दिया। लेकिन होता क्या है कि जब हम इसे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं जैसे हिंदी जो आप करते हैं तो हिंदी आप लेफ्ट से शुरू करके राइट में खत्म करते हैं, लेकिन जब आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हैं किसी भी हिंदी के सेंटेंस को, तो आप क्या करते हैं, आप शुरू करते हैं राइट से और लेफ्ट में जाके खत्म करते हैं। यानी कि आप हिंदी इधर से लिखते हैं लेकिन इसी हिंदी को जब ट्रांसलेट करेंगे तो आप इधर से करेंगे, ठीक है। यानी कि आप क्या करेंगे, राइट से ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे, किसके बाद, इस सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पे, अब उसके बाद आप डायरेक्ट कहाँ पे आ गए, आप राइट साइड में आइए और अब इस राइट साइड से आप क्या करेंगे, सिंपली एक तीर का निशान बनाइएगा इस तरीके से, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाला जो वर्ड है यहाँ पे आके इस तीर को खत्म कर देना है और यहाँ से इस तरीके से आपको लिखते हुए चल जाना है। तो हमने हु लिख दिया है, अब यहाँ पे जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ की अंग्रेजी, जा रहा हूँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, तो जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गो, और गो का काम है जो जारी है, तो यहाँ पे बिफोर लगेगा, तो हमने यहाँ पे बोला गोइंग, ठीक है, हमने यहाँ पे गोइंग बोल दिया। अब गोइंग के बाद यहाँ पे टू आएगा, तो अब एक सवाल हमेशा याद रखिए, हम लोग को शुरू से सिखाया गया कि गो जब आएगा तो टू लग जाएगा, लेकिन टू क्यों लगेगा, तो टू के पीछे कारण है, यहाँ पे हमने गो बोला, गो और प्लस टू बोला, तो अब यहाँ पे टू क्यों लगा, तो इसके पीछे दो कारण होते हैं। एक सबसे पहला कारण क्या होता है कि अगर गो के साथ में टू इसलिए लगेगा कि गो के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो प्लेस होता है, और अगर आपका प्लेस जो है, प्लेस का मतलब क्या हो गया, स्थान, अगर स्थान आपका निश्चित है, आपको पता है कि आपको किस स्थान पे जाना है, तो गो के बाद हम टू लगाएंगे। भाई हमको पता है कि हमको जाना कहाँ पे है, पटना जाना है, तो पटना हमारा एक निश्चित स्थान है, इसलिए हमने गो के साथ में क्या लगाया, टू लगाया। अगर मान लेते हैं किसी सेंटेंस में गो के बाद प्लेस नहीं आके अगर यहाँ पे मानते हैं कि V1 आ जाए, तो भी गो के बाद क्या आएगा, टू आएगा। यानी कि गो के साथ में हम टू कब लगाएंगे, जब कोई स्थान आपका निश्चित होगा यानी कि कंफर्म होगा, या गो के बाद क्या रहेगा, V1 रहेगा, तो हम गो के साथ में टू लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पटना है, तो अब हमने यहाँ पे क्या बोला, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पटना। तो पटना का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, क्यों होगा, क्योंकि पटना एक नाउन है और नाउन में भी एक प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। अब आपका सवाल ये आ सकता है कि सर प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो प्रॉपर नाउन का मतलब ये हुआ कि जैसे हम सभी लोग क्या है, नाउन है, ठीक है। अब नाउन में क्या है कि अगर किसी का कोई नाम है, जैसे इंसान है, हर इंसान का अपना अपना नाम है, तो इंसान एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर उस इंसान का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे आपने बोला वह, तो वह क्या है, एक कॉमन नाउन है, ठीक है। आपने बोला लड़का, एक क्या है, कॉमन नाउन है, लड़की एक कॉमन नाउन है, लेकिन उस लड़की का नाम अगर गीता है, सीता है, रीता है, तो वो सब प्रॉपर नाउन है। लड़के का नाम क्या है, मोहन है, सोहन है, तो वो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये एक जगह है, तो जगह का नाम पटना है, तो पटना एक प्रॉपर नाउन है। दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, आपका जो गांव है वो एक प्रॉपर नाउन है, गांव का जो नाम होगा वो क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। आपका जो शहर है उस शहर का जो नाम है वो एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब आपने पटना लिख दिया, अब यहाँ पे देखिए, आप देखिए, अब देखिए आपने इस तरीके से पहले यहाँ पे हु को लिखा, फिर जानो को लिखा, फिर पटना को लिखा। अब पटना आप किस चीज से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगी इसकी अंग्रेजी, बाई बस, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, टाइम, तो आपने यहाँ पे बोला बाई बस, और आज की अंग्रेजी क्या होती है, टुडे। अब ध्यान से समझिए, आपने बोला पहला पहला, आखिरी, दूसरा, और यहाँ पे बाकी सब क्या है, तीसरा, यहां तक होगा, बाकी, तीसरा, और टाइम आपका क्या हो गया, पिछड़ा, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पे एक नई चीज को सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसी वाले सेंटेंस में आपको सिखाएंगे, इसको मिटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, इसमें एक और चीज आपको सिखा रहा हूं। हमने बोला कि भाई कोई भी सेंटेंस जो है वो बनता कैसे है, कोई भी सेंटेंस जो है वो बनता कैसे है, तो उस सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, सो समझिए कि कोई भी सेंटेंस जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है, और प्लस उसमें क्या होता है, एक अदर वर्ड होता है। फिर क्या होता है, अदर वर्ड होता है, और प्लस उसमें क्या होता है, टाइम होता है। यानी कि इतना चीज चाहिए किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमने यहाँ पे क्या बोला, अब इस पहला दूसरा को छोड़ते हैं, ये हमको बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको ग्रामेटिकल तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमने एक ट्रिक के माध्यम से समझा, अब हम इसको ग्रामेटिकल तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है सेंटेंस में,
सब्जेक्ट आता है, तो हमने यहाँ पे आई को सब्जेक्ट बोला। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो एम आपका क्या है, ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद मेन वर्ब आता है, तो गोइंग क्या है आपका, एक मेन वर्ब है। अब आपने बोला अदर वर्ड, तो अदर वर्ड का मतलब क्या होता है, या तो ऑब्जेक्ट होता है या तो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इस सेंटेंस में क्या है कि ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है। तो ये आपका सी क्या हो गया, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, और आप इसको बोल सकते हैं अदर वर्ड। तो ये बाई बस आपका क्या हो गया, ये आपका अदर वर्ड हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप टू पटना बाई बस को क्या बोल सकते हैं, अदर वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टुडे है, ये देखिए अदर वर्ड के बाद क्या है, टाइम। तो टाइम जो होता है वो सबसे लास्ट में आता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, टाइम। तो देखिए अब हमारा ये जो सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, अदर वर्ड भी है और टाइम है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, अदर वर्ड है और यहाँ पे टाइम है। समझ में आ रहा है किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे बोला कि हम किसी भी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो हमने बोला कि भाई जो हिंदी का सेंटेंस होता है वो हम लोग लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं और राइट में आके खत्म करते हैं, ठीक है। तो अब हमको इस हिंदी के सेंटेंस को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो हिंदी का पहला वर्ड होता है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में लिखा जाता है। तो हमने क्या बोला, ये मैं है, तो मैं क्या है आपका सब्जेक्ट है, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो गई, आई। तो आई को आपने सबसे पहले लिखा, हम दोनों तरीके से समझा रहे हैं। हमने यहाँ पे बोला कि हिंदी का पहला वर्ड अंग्रेजी का पहला वर्ड होता है, तो हिंदी का जो पहला वर्ड होता है वो होता क्या है, वो होता है एक सब्जेक्ट। और अंग्रेजी का भी जो पहला वर्ड होता है वो क्या होता है, इसको हटाने दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, जगह बनेगा तो समझ में आएगा। और इंग्लिश का भी पहला वर्ड जो होता है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। बट हिंदी का जो आखिरी वर्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका वर्ब। तो वर्ब में दो प्रकार के वर्ब आते हैं, वर्ब में दो प्रकार के वर्ब आते हैं, एक आता है आपका एचवी और एक आता है आपका एमवी। तो पहले एचवी आता है फिर एमवी आता है। और अगर हो सकता है किसी मतलब क्या बोलते हैं सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो डायरेक्ट क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा। और हो सकता है कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों आएगा, लेकिन पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, देन आफ्टर मेन वर्ब आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये वर्ब हो गया। तो अब आपने बोला कि हिंदी के सेंटेंस में जो सबसे आखिरी होता है वो वर्ब होता है। वर्ब दो प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब। अब आपने यहाँ पे बोला जो अंग्रेजी में दूसरे नंबर पे होता है वो क्या होता है, वो वर्ब होता है। यानी कि हिंदी के सेंटेंस में आखिरी में वर्ब होता है, लेकिन अंग्रेजी के सेंटेंस में दो नंबर पे वर्ब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बाकी होता है, तो बाकी जो होता है वो अदर वर्ड होता है। और इसी तरीके से हिंदी अंग्रेजी जब आप लिखेंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद क्या आता है, अदर वर्ड, यानी कि तीसरे नंबर पे है। और हिंदी के सेंटेंस में जो टाइम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो जस्ट सब्जेक्ट के बाद होता है, लेकिन इसी टाइम को जैसे अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड हो गया, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे टाइम लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इंग्लिश में भी जो टाइम आएगा वो लास्ट में ही आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट के बाद जस्ट जो है टाइम लिखाता है, लेकिन जब हम इसको उल्टा ट्रांसलेट करते हैं तो ये टाइम जो है सबसे लास्ट में आ जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, अब देखिए हम आपको हर तरीके से समझा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद वर्ब आएगा। तो वर्ब के दो भाग है, एक हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर मेन वर्ब आएगा। तो ये जो वर्ब है आपका दो भागों में बांट सकते हैं, एचबी और एमबी में। तो पहले एचबी आता है फिर एमबी आता है, ठीक है। तो आपने ये बोला, तो देखिए पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम पिछड़ा। तो पहला सब्जेक्ट होता है, आखिरी जो वर्ब होता है, बाकी आपका अदर वर्ड होता है और सबसे लास्ट में जो होता है वो टाइम होता है। तो इस तरीके से आप बोलेंगे, तो पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, आखिरी वाले आप वर्ब को लिखेंगे, देन आफ्टर फिर आप अदर वर्ड को लिखेंगे और फिर उसके बाद टाइम को लिखेंगे। तो देखिए सेंटेंस में होता क्या है कि सबसे पहले आपको क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है, फिर आखिरी में आपको वर्ब मिलता है, इसलिए यहाँ पे हमने आखिरी लिखा है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, जब आप सेंटेंस को हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं। तो अब आप यहाँ से राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ये आपका राइट है। अब आप इधर से क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं। कहाँ तक जाएंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाले वर्ड तक, ठीक है। सब्जेक्ट का जस्ट बाद वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, वो टाइम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने बोला सबसे पहले हूं, तो यहाँ पे आपका हूं आ गया। फिर आपने बोला जाना, तो यहाँ पे आपका गोइंग आ गया। फिर आपने बोला पटना, तो यहाँ पे आपका पटना आ गया। आपने बोला बस, तो बाई बस आ गया। आपने बोला आज, तो यहाँ पे टुडे आ गया। यानी कि आप राइट टू लेफ्ट चल गए। अब आपने बोला कि ठीक है भाई, इसको इस वाले स्ट्रक्चर पे बिठा के देखते हैं या इस पे बिठा के देखते हैं। सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट आया, तो आपने सब्जेक्ट लिखा। फिर क्या आया, हेल्पिंग वर्ब, तो आपने फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा यहाँ पे देखिए। फिर आपने बोला मेन वर्ब, तो यहाँ पे मेन वर्ब आ गया। फिर आपने बोला अदर वर्ड, तो यहाँ पे देखिए पटना बाई बस आपका अदर वर्ड है। फिर आपने बोला टाइम, तो यहाँ पे टुडे आपका
टाइम है। यानी कि आप पूरा एकदम दोनों तरीके से देखिए, एक तो हमको क्या है कि चलिए सिर्फ इसकी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, पहला पहला आखिरी दूसरा बाकी तीसरा टाइम पिछड़ा, पहला पहला आखिरी दूसरा बाकी तीसरा टाइम पिछड़ा, तो चलिए आप इस तरीके से बना लेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि ये जो पहला होता है ये होता क्या है, आखिरी जो होता है ये होता क्या है, बाकी जो होता है ये क्या होता है, और जो आखिरी सबसे जो लास्ट में आता है यानी कि जो पिछड़ा होता है वो टाइम होता है, और कब को कौन सा चीज लिखाता है। तो हमको यहाँ से ये चीज भी तो सीखने के लिए मिल गया ना आज की इस वीडियो में, कि जो पहला होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट हमेशा पहले ही लिखाया जाता है, चाहे वो हिंदी का सेंटेंस हो चाहे वो अंग्रेजी का सेंटेंस हो। और उसके बाद जो आखिरी वर्ड जो होता है ना हिंदी का, वो वर्ब होता है, और वर्ब दो तरीके के होते हैं, पहला वर्ब जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा मेन वर्ब होता है। तो हो सकता है किसी सेंटेंस में सीधा मेन वर्ब आ जाए, और हो सकता है किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ जाए। तो अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब को लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हम सब्जेक्ट और वर्ब का काम करते हैं तो उसके बाद आ जाता है आपका अदर वर्ड। तो अदर वर्ड के भी दो भाग होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद तो अदर वर्ड में क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आपका आ जाता है, फिर उसके बाद आप अदर में कुछ भी जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बाई बस यहाँ पे लिखा हुआ है बस है, तो ये आपका फिर अदर वर्ड में पटना आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन इसके साथ में आपने एक और वर्ड को जोड़ दिया, वो क्या हो गया, बस से, यानी कि बाई बस से। तो ये अब अदर वर्ड एक पूरा बन गया, ठीक है, जैसे जिसमें आप कुछ एक्स्ट्रा वर्ड को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो हमने बोला कि जो बाकी होता है वो अदर वर्ड होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को भी शामिल किया जाता है, और साथ में जो सबसे लास्ट में होता है वो क्या होता है, वो लिखाता है टाइम। यानी कि जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखाता है हिंदी में वो टाइम होता है, और जब हम इसी को ट्रांसलेट करते हैं तो वो सबसे लास्ट में आता है। कैसे, क्योंकि हम जब हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद जो है ये लास्ट वाला, ये यानी कि सब्जेक्ट के बाद क्या है, आज है, ये एक टाइम है। तो देखिए हम जब इधर से लिख रहे हैं तो ये लास्ट में आ जाएगा ना, इसलिए टाइम जो है वो लास्ट में लिखाता है। यहां तक हमको बात समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, एक और सेंटेंस बना के देखते हैं, ठीक है, हम एक और सेंटेंस को बना के देखते हैं ताकि हमको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, हमने बोला राम राम आज एक पत्र लिख रहा है। राम एक पत्र लिख रहा है, ठीक है। चलिए, हमारे सामने सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ब, टाइम, पहला पहला आखिरी दूसरा बाकी तीसरा टाइम पिछड़ा, दोनों चीज एक ही है। बस हमने इसको जो है एक ट्रिकी मामले से सीखा और इसको एक ग्रामेटिकल तरीके से सीखा। तो हमारे लिए दोनों जरूरी है, जितना जरूरी ये है उतना ही जरूरी ये है, क्योंकि हमारा स्पोकन और रिटन दोनों हमको मजबूत करा है। हमारा फाउंडेशन का क्लास चल रहा है, जिसको बोलते हैं कि हमारा नींव मजबूत हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको बनाते हैं। तो देखिए, हिंदी का पहला वर्ड, अंग्रेजी का पहला वर्ड, तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। पहला वर्ड जो होता है वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। तो चलिए, हमने यहाँ पे बोला राम, राम क्या है आपका, राम आपका सब्जेक्ट है। अब आपने बोला हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो देखिए यहाँ पे है, तो राम के साथ में क्या लगाएंगे, है की अंग्रेजी क्या होती है, इज, है की अंग्रेजी इज, तो इज आपका क्या है, वो आपका एक हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब आपने बोला लिख रहा है, तो लिखना की अंग्रेजी क्या होती है, राइट, लिखना की अंग्रेजी राइट, तो राइट में हम आईएनजी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, राइटिंग, ठीक है। तो राइटिंग आपका क्या हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया। देखिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ठीक है। अब आपने बोला पहला और उसके बाद बोला आखिरी, तो आखिरी के दो भाग, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। देखिए, पहले हेल्पिंग वर्ब आया फिर मेन वर्ब आया, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब। अब क्या है आपका बाकी तीसरा यानी कि अदर वर्ड, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे बोला, देखिए हम एकदम थोड़ा सा भी नियम डिफरेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपने बोला पहला, ठीक है, ये आपका आखिरी है क्या है आपका आखिरी, और आपको इधर से क्या करना है, सीधे तीर का निशान करना है और इधर से लिखते हुए चल जाना है। तो पहले आपने है लिखा, इज हो गया, लिखना का अंग्रेजी राइटिंग हो गया, और क्या लिख रहा है भाई, पत्र लिख रहा है। तो आई राम इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, राम इज राइटिंग अ लेटर, या कि एक पत्र है, तो एक की अंग्रेजी ए हो गई, क्योंकि देखिए पत्र एक नहीं होता है, एक पत्र होता है, थोड़ा सा पढ़ के भी देखना होगा, ठीक है। तो राम इज राइटिंग अ लेटर, और आज की अंग्रेजी क्या हो गई, आज की अंग्रेजी टुडे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, आ लेटर क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया अदर वर्ड, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया टाइम, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे समझिए, तो हमने बोला पहला
पहला, आखिरी दूसरा, बाकी सब तीसरा, और ये टाइम पिछड़ा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ब, और फिर आ गया टाइम। तो आपको दोनों तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और इस वीडियो को थोड़ा सा हम और डीप में लेके जा सकते हैं, बट समय को थोड़ा, क्योंकि बहुत से लोगों का रिकमेंड आता है कि सर वीडियो को जितना शॉर्ट कर सकेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा क्या होता है, आसानी होता है देखने में। तो चलिए, हमने जितने कम समय में हो सका समझाने की कोशिश की है आपको। अगर आप लोग बोलेंगे कि सर ठीक है, अगली वीडियो ऐसे लाइए जिसमें कम से कम 20 से 25 सेंटेंस सिर्फ लिखिए, और उसी सेंटेंस को सेम इसी वाले फॉर्मूले पे आप बना के हम लोग को सिखाइएगा, जिससे हमारा प्रैक्टिस और मजबूत हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा कमेंट में लिखते हैं तो आप लोगों के लिए जो अगली वीडियो होगी वो क्या होगी, वो लगभग इसी फॉर्मूले पे लगभग हम हर एक सेंटेंस में, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तीनों टेंस में क्या करेंगे, हम आपके लिए एक वीडियो बना के लेके आएंगे, जिसमें लगभग 25 से 50 सेंटेंस हम लोग इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, जहां से आपका पूरा माइंड जो है वो क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए, वीडियो कैसे लगी कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार देख रहे हैं तो। ठीक है।